हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 10 है। इससे पहले मैं 9 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन को मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 3-4 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं यहाँ पे। पीजीटी कॉमर्स के कोई भी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ DSSB के लिए नहीं है। लाइक यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है, लाइक NVS KVS रिलेटेड टू कॉमर्स, सबके लिए यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51 है ये आज का फर्स्ट, क्योंकि इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 51 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द। जो डिमांड कर्व है वो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? जो उसका ग्राफ होता है, एक तो इसने प्राइस यहाँ पे दे दिया, प्राइस के बीच में, और किसके बीच में करता है? क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर डिमांड। तो अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। जो डिमांड का ग्राफ होता है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है? तो जो डिमांड कर्व होता है वो किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अगर यहाँ पे सिर्फ डिमांड लिखा हुआ है ना, वो नहीं होगा। हमेशा किसके बीच में ये शो करता है? क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप शो करता है कि इतने पर्टिकुलर प्राइस पे एक कस्टमर या मार्केट में कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। तो राइट ऑप्शन हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो डिमांड कर्व है ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिमांडेड एट द प्राइस। जो प्राइस यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। इट इज जनरली अज्यूम दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। सब में नहीं होता, क्योंकि जो आपकी इंफीरियर गुड्स होती हैं या फिर गिफिन गुड्स होती है ना, उनके केस में डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना। नॉर्मल गुड्स के केस में ये कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड। और ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये बोलता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, और इसी के बेसिस पे जो हमारा डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको देखते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है। यहाँ पे क्वांटिटी शो होती है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली, और यहाँ पे हम क्या शो करते हैं? प्राइस को शो करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपका प्राइस जो है 12 से 16 हुआ। पहले आपकी डिमांड जो थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी, वो 80 थी। जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हुआ ना, तो जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई? 80 से 60 हो गई। देखो ये इसके साथ जा रहा है ना, ये पहले 12 पे 80 मांग रहा था, और अब ये जब 16 प्राइस हुआ, इंक्रीज हो गया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ ध्यान रखना डिमांड कर्व के बारे में। अब देखो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड भी डिस्कस कर लिया, डिमांड कर्व भी डिस्कस कर लिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम। जो मार्जिनल इक्वेशन रिवेन्यू की इक्वेशन होती है वो कहाँ से ड्राइव की जा सकती है? डिमांड इक्वेशन से, सप्लाई इक्वेशन से, कॉस्ट इक्वेशन से, या फिर प्राइस इक्वेशन से। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा चारों में से। देखो जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो आपको रिवेन्यू पता होना चाहिए, है ना। रिवेन्यू क्या होता है कि जब आप कुछ क्वांटिटी सेल करते हो या गुड्स की या सर्विसेज की, तो वहाँ से जो आपको इनकम ड्राइव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। तो अब जो रिवेन्यू है, अब बात आती है मार्जिनल रिवेन्यू की। जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है ये क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो आपके रिवेन्यू में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। अब ये बताइए कि ये किससे अफेक्ट होगा? रिवेन्यू में हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल से इनकम की बात कर रहे हैं। तो सेल का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? प्राइस के साथ ना। आप कितने प्राइस पर सेल कर रहे हो,
तभी तो चेंज पता चलेगा ना। तो मार्जिनल रिवेन्यू की जो इक्वेशन है वो कहाँ से ड्राइव होती है, प्राइस इक्वेशन से। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिवेन्यू क्या होता है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड टू द कंपनीज प्राइमरी ऑपरेशन। जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वहां से जो आपको इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था कि आप 5 जो है यूनिट सेल कर रहे हो, कितने रुपीज़ के लिए, 20 रुपीज़ के लिए सेल कर रहे हो। ओके, तो ये क्या हो गया आपका रिवेन्यू हो गया, 20 रुपीज़ क्या हो गया आपका रिवेन्यू। अब बात आती है मार्जिनल रिवेन्यू की। मार्जिनल रिवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन टोटल रिवेन्यू बाय चेंज इन द क्वांटिटी सेल। जो आप चेंज कर रहे हो, क्वांटिटी सेल मतलब कम या ज़्यादा कर रहे हो, उसके चेंज करने से रिवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। इसको समझो, यहाँ पे हम 5 यूनिट सेल कर रहे थे 20 रुपीज़ के लिए। अगर मैं 6 यूनिट जो है सेल करने लग जाऊँ 23 रुपीज़ के लिए, तो अब देखो क्वांटिटी सोल्ड में कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ, और रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ, 3 रुपये का चेंज हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। जनरली इसका मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट ज़्यादा सेल करने से आपके रिवेन्यू में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डैश दैट रिजल्ट फ्रॉम 1% चेंज इन प्राइस। अब हमने यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी देखा और हमने देखा कि ये पूछ रहा है कि क्या होता है, एज द परसेंटेज चेंज इन डैश दैट रिजल्ट फ्रॉम 1% चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं, हमारे माइंड में पता है क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारे दिमाग में इसका आंसर आता है। लेकिन मैं इसका ये सही आंसर नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि ये प्राइस इलास्टिसिटी पूछी किसकी गई है, डिमांड की या फिर सप्लाई की। ठीक है, वैसे जब प्राइस इलास्टिसिटी की बात होती है तो हम जनरली डिमांड के साथ ही जाते हैं, तो आप इसको सही ऑप्शन अपना मान सकते हैं। लेकिन ये भी तो बताया होना चाहिए ना कि ये डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी पूछ रहा है या सप्लाई की पूछ रहा है। अब जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको राइट ऑप्शन क्या मान लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड तो फिर जनरली इस केस में बोलेंगे नहीं, यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया तो डिमांड के साथ ही जाएंगे। क्वांटिटी होता नहीं है इसके साथ, डिमांडेड या सप्लाइड होता है, और फिर सिर्फ सप्लाई भी नहीं होता। तो फर्स्ट को हम इसका राइट ऑप्शन मान सकते हैं। फिर भी मैं आपको दोनों चीज़ें समझा देती हूँ। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन द रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन द प्राइस। जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो क्या शो करता है कि प्राइस के 1% चेंज होने से डिमांड में या क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है। और जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का कॉफिशिएंट होता है ना, वो जनरली नेगेटिव होता है, और ये क्या शो करता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। एक होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सेम वही है कि जो डिमांड का होता है, बस यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होता है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड होता है। इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन द प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस। इसको कैसे भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, बस यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होता है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसका बोला कि यहाँ पे मुझे इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है। फिर भी हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्राइसिंग डिसीजन इज अफेक्टेड बाय ब्लैंक इन विच अ फर्म ऑपरेट। तो यहाँ पे देखो, जो प्राइसिंग डिसीजन होता है आपका, वो किसी एक फैक्टर से तो नहीं इम्पैक्ट करता है या अफेक्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके। वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्राइसिंग डिसीजन इज अ एरिया विच ड्रॉज टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है आपकी, जो मार्केट है प्रोडक्ट की, उस पर भी डिपेंड करता है आपका प्राइस क्या रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस बढ़ा देते हो, डिमांड कम है तो आप प्राइस कम कर देते हो ताकि मार्केट में डिमांड जनरेट हो। या फिर कॉस्ट जो आती है प्रोडक्ट की, उस पर भी डिपेंड करता है आपका प्राइस, और मार्केट स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आप प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर कंपटीशन कम है तो आप रिलेटिवली प्राइस को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो, है ना। लेकिन कोई एक फैक्टर नहीं है यहाँ पे जो प्राइस को आपको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो ये भी आपको अफेक्ट करता है।
प्राइस डिसीजन को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी करता है, और जो बिजनेस जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो ना वो भी आपके प्राइस डिसीजन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर हम मान के चलेंगे ये सारे पार्ट जो हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं, तो हम बिजनेस के ऑप्शन के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। इसने पूछा प्राइसिंग डिसीजन इज अफेक्टेड बाय, मैं बोल रही हूँ बिजनेस इन विच अ फर्म ऑपरेट। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके रिलेटिव में कंपटीशन कैसा है, मार्केट के अंदर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बिजनेस होना चाहिए। आप अपने एंड पे भी इसको सर्च करना और मुझे बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर बिजनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर इनपुट आर फिक्स्ड, द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द, अगर एक इनपुट आपका वेरिएबल है और बाकी इनपुट क्या है, फिक्स्ड है, द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स, तो जो फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या एग्जिबिट करता है। ऑप्शंस आर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कैपिटल सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, या फिर लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो शॉर्ट रन के अंदर हमारे सारे फैक्टर जो हैं वो वेरिएबल नहीं होते, हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं, इनपुट फैक्टर्स को, हम सब फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर आपके वेरिएबल होते हैं और बाकी फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं शॉर्ट रन के अंदर। और इस फंक्शन को हम कैसे एग्जिबिट करते हैं, ऑप्शंस आर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कैपिटल सप्लाई, ये मैंने बता दी ऑप्शंस आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में जब हम इनपुट फैक्टर में चेंज करते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता क्या है, इफ अ प्रोड्यूसर इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड, then the initially the total product increasing at increasing rate, then it increases at a diminishing rate and finally it start declining। इसको समझते हैं। देखो शॉर्ट रन के अंदर जब आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो शुरू में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, ठीक है। फिर आप उसमें और इंक्रीज करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट द लाइफ आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ेगा। उसके बाद कुछ टाइम वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, क्या करता है, फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। मतलब डिक्लाइन नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है अभी भी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर अब उसके बाद ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसके आगे ये नहीं बढ़ता और फिर क्या कर देता है, वो गिरना शुरू कर देता है। ये आपका फेज हो गया, आपका क्या इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, आपने मैक्सिमम हो गया यहाँ पे प्रोडक्शन, उसके बाद ये यहाँ से डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। और जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, पहले आपका मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है ना, आपका टोटल प्रोडक्शन, उस केस में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उसके बाद ये क्या करने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। तो याद रखना, जब आपका टोटल प्रोडक्शन जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट पे होता है, उस टाइम पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद ये क्या करने लगता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जैसे ही आपका प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू होता है। एक और होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ चेंज इन ऑल फैक्टर्स भी बोलते हैं इसको। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जब लॉन्ग रन होता है ना, तो आपको इतना टाइम मिल जाता है, प्रोड्यूसर को इतना टाइम मिल जाता है कि वो सारे फैक्टर्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो कोई भी फैक्टर यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल नहीं रहता, सॉरी फिक्स्ड नहीं रहता, सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। नो फैक्टर इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लॉन्ग रन के अंदर जो आपका प्रोडक्शन का स्केल है वो चेंज किया जा सकता है सारे फैक्टर्स में चेंज करके। The term return to scale refers to the change in output as all factors change by the same proportion। आप सारे फैक्टर्स में जो आपके इनपुट फैक्टर्स है सब में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज करते हो और फिर उसका इम्पैक्ट देखते हो आउटपुट पे क्या पड़ रहा है। अब ये तीन तरीके का इसका इम्पैक्ट होता है। जब आप सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो एक कंडीशन ये होती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जितना आपने इनपुट में चेंज किया है उससे ज़्यादा आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है। ओके, एक होता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब जितना आपने
इनपुट में चेंज किया है, जितना आपने इनपुट में इंक्रीज किया है उतना ही आपका आउटपुट में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। थर्ड होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जितना आप इनपुट में इंक्रीज कर रहे हो उतना इंक्रीज आपको आउटपुट में देखने को नहीं मिल रहा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो ये थे आज का डिस्कशन। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए ना आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और पसंद आया होगा डिस्कशन। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो भाई, और कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करने की। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।